चलिए आज हम मॉडर्न हिस्ट्री में एक कदम और आगे बढ़ेंगे। हमने कल 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म पढ़ा। उसमें हमने पढ़ा क्या क्या प्रावधान सरकार लेकर के आई, क्या क्या उसको लेकर के लोगों के बीच में ऑपोजिशंस थी, और इस कंडीशन में जब ऑपोजिशन इस फॉर्म में उभर करके आई तो वो एक नॉन कॉपरेशन के वर्जन के तौर पर आपको दिखी। चलिए समझते हैं ये असहयोग आंदोलन नॉन कॉपरेशन क्या था। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, आज का लेक्चर हमारा फ्लो में रहेगा, इसमें हम नॉन कॉपरेशन को पूरा डीमार्केट कर देंगे कंप्लीट, लेकिन नॉन कॉपरेशन इज़ अ वेरी बिग टॉपिक। इस पे हमारा एक इन डेप्थ विद ऑल द फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पार्ट 2 भी आएगा। पार्ट 1 में जितना तकरीबन सब करते हैं उससे कहीं गुना अधिक आज हम नॉन कॉपरेशन कर लेंगे, लेकिन हमारे फैशन और ट्रेंड के अकॉर्डिंग हम पार्ट 2 भी लेकर के आएंगे। तो नॉन कॉपरेशन को आज समझें, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई कैसे नहीं हुई। देखिए 1919 का भारत का माहौल बहुत ही अलग माहौल था। किस मामले में? ये पॉलिटिकली फुली चार्ज्ड एटमॉस्फेयर था और डायनामिक्स बदल रहे थे इंडिया के। इस डायनामिक्स में सबसे इम्पॉर्टेंट डायनामिक्स था हिंदू मुस्लिम यूनिटी का डायनामिक्स। ये कैसा डायनामिक्स था, ध्यान से समझो। देखिए इस समय में जो कुछ मुस्लिम यूथ हैं, वो मुस्लिम यूथ वो जो प्लीज़ की पॉलिसी है, अपीजमेंट की पॉलिसी है ब्रिटिशर्स की टुवार्ड्स द मुस्लिम्स, उससे बाहर हो रहे हैं, उससे अलग जा रहे हैं, और वो ये मानते हैं कि एक सेल्फ गवर्नमेंट इंडिया की होनी चाहिए। तो इन्हें आप रेडिकल्स कह रहे हैं, इन्हें आप यंगर लॉट ऑफ द मुस्लिम्स कह रहे हैं। एक वर्ग ये है जो ये चाहता है कि भारत को आज़ादी मिले अंग्रेज़ों से, तो ये एंटी इम्पेरियलिस्ट हैं। जबकि इसके पहले जो मुस्लिम समाज है वो एंटी कांग्रेस था, लेकिन ये एंटी ब्रिटिश के तौर पर काम कर रहे हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है। आई बात समझ में? अब ऐसे में एक वर्ग वो भी है जो वर्ग ओल्ड थियोलॉजियंस, ओल्ड डिवाइन पर्सनैलिटीज़ जैसे देवबंद स्कूल, ये भी वो लोग हैं जो इंडियन हेरिटेज, कल्चर, कस्टम, मैनर और मुस्लिम रिलीजन को प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं, और ये उस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आगे बढ़ रहे हैं। तो ये भी कह रहे हैं कि हमें एंटी इंपीरियलिस्ट स्टैंड रखना है। तो ये दोनों के प्रोमिनेंट हो जाने की वजह से एक परिवर्तन ये देखने को मिलेगा कि मुस्लिम लीग का स्टैंड इस बार चेंज होगा, क्योंकि मुस्लिम लीग की कमान अब उन लोगों के हाथों में आ चुकी होगी जो लोग एंटी इंपीरियलिस्ट स्टैंड रखते हैं और जो प्रो नेशन चलने की बात करेंगे। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। तो द रेडिकलिस्ट सेक्शन ऑफ द इस मुस्लिम्स ये यहाँ पर प्रोमिनेंट हो जाएगा, जिसमें यंगर जनरेशन है और जिसमें ओल्ड थियोलॉजियंस, द डिवाइन पर्सनैलिटीज़, ये दोनों इंक्लूडेड हैं। आई बात समझ में? अब ऐसे में होगा क्या? इसके तहत ये कांग्रेस के साथ मिलकर के काम करना चाहेंगे, और इस कामकाज में दो इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं, दैट इज़ बाल गंगाधर तिलक, जिन्हें आप लोकमान्य तिलक के तौर पर जानते हैं, और दूसरे मोहम्मद अली जिन्ना। ये दोनों ऐसा मानते थे कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग को एक साथ मिल करके एक कॉमन एजेंडे के तहत आगे बढ़ना चाहिए, जिसके तहत आप एक स्ट्रॉन्ग एंटी इंपीरियलिस्ट स्टैंड रख पाएंगे, क्योंकि अंग्रेज डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी फॉलो करके इंडिया को वीक करते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़। अब हुआ क्या इस समय में? कुछ चीज़ें हैं 1919 के अराउंड, हमें उसे समझना है। इस हिंदू मुस्लिम यूनिटी के पीछे बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल फैक्टर ब्रिटिशर्स भी हैं। वो कैसे हैं? देखिए इस समय में आपको बहुत से एक्ट नज़र आएंगे जिस एक्ट के तहत खुल करके ये लोग अपने आप को वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पर एक हिंदू मुस्लिम सॉलिडेरिटी के तौर पर एक्सप्रेस करेंगे। जैसे इंपॉर्टेंट इवेंट ये नज़र आ जाता है कि स्वामी श्रद्धानंद को ये कहा जाता है मुस्लिम समाज के द्वारा कि आप आइए और जामा मस्जिद दिल्ली जो है उसके जो मीनार हैं, उसके जो प्लेटफॉर्म हैं, वहाँ से आप स्पीचेस डिलीवर करें हिंदू मुस्लिम यूनिटी के फेवर में। यानी कि आप एक स्टॉन्च आर्य समाजी, एक प्रोपोनेंट को आप बुला रहे हैं जामा मस्जिद जैसी जगह पर, और ये कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता के फेवर में आप आ करके यहाँ पर स्पीचेस डिलीवर करिए। ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज उस समय में एक्सप्रेस किया गया कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी हम फील करते हैं। सेकेंड इवेंट यहाँ पर ये रहा कि सिखों के द्वारा दरबार साहिब हरमंदिर साहिब का जो चाबियाँ हैं वो एक मुस्लिम डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को दी गई, उनकी कस्टडी में दी गई। ये भी एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर था। पंजाब में हिंदू मुस्लिम यूनिटी की इस वक्त आवश्यकता बहुत अधिक आन पड़ी थी, ये मैं आपको क्लियर कर दूं। और ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी के पीछे का जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क
जो एक लीगल बैकिंग थी वो था लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट जिसे हम कांग्रेस लीग पैक्ट के तौर पर जानते हैं, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट, जिसके तहत दोनों ने ये डिसाइड किया था कि हम एक कॉमन प्रोग्राम लेकर के अब आगे बढ़ेंगे। ऐसे में पंजाब उस समय में बॉयल में था, बॉइलिंग पॉइंट पर था। किस तरह से बॉइलिंग पॉइंट था? लगातार अंग्रेज़ों के द्वारा रिप्रेशन की पॉलिसीज़ वहाँ पर फॉलो की जा रही थी, और ऐसे में सबसे बड़ी गलती अंग्रेज़ों के द्वारा जो कमिट हुई वो ये हुई कि उन्होंने हिंदू मुस्लिमों को एक साथ ही जंजीरों में बांधा, यानी कि हथकड़ियाँ लगाईं। इसके तहत हिंदू मुस्लिम ने कंधे से कंधा शेयर किया, शोल्डर टू शोल्डर वो एक साथ आगे बढ़े, एक ही थाली से खाना खाया, एक ही बाटे से पानी पिया, और मुस्लिम के हाथों हिंदू ने पानी की पिया, जो कि ये अब से पहले टैबू था, ये नहीं हुआ करता था। वो एक साथ रेंगे, एक साथ उन्हें मार पड़ी, एक साथ खाना खाया, एक साथ पानी पिया, एक साथ जीवन यापन किया। इससे उन्हें एक स्ट्रॉन्ग मैसेज ये आ गया कि चाहे हम हिंदू हों, चाहे हम मुस्लिम हों, लेकिन हम दोनों एक तरह से डिग्रेडेड कौम के तौर पर अंग्रेज़ों के सामने खड़े हैं, और ब्रिटिशर्स एक स्टॉन्च एलियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के तौर पर इंडिया में एग्जिस्ट कर रहे हैं। जब तक ये एग्जिस्ट करेंगे हमें हमारी डिग्निटी कभी भी नहीं मिलेगी। ये हमारे रिलीजन, कस्टम, कल्चर, मैनर को केवल यूज़ करते हैं, और उस यूजेज का नतीजा यहाँ पर ये नज़र आता है कि आज इन्होंने हमारे कस्टम, कल्चर, मैनर तक को इस बात में ध्यान में नहीं रखा। इन्होंने हमें इकट्ठे हथकड़ियों में रखा, इन्होंने मजबूर किया कि हम इकट्ठे खाएं पिएं, जबकि आज दिन तक ये हमारे डिस्टिंक्ट कल्चर, कस्टम, मैनर को प्रिजर्व करने को लेकर के हमारे लिए कानून बनाते आए और हमें अलग करते चले आए थे। तो कुल मिलाकर के भारत में अंग्रेज़ों के द्वारा चल रहे सप्रेसिव साइकिल में दोनों हिंदू मुस्लिम इक्वली ट्रीट किए जा रहे थे। भारत के मुस्लिम समाज के अंदर मुस्लिम लीग की कमान रेडिकलिस्ट यंगर लॉट के पास जा रही थी। भारत के मुस्लिम समाज के अंदर जो यंगर लॉट है और जो ओल्ड थियोलॉजियंस है वो ये मान रहे थे कि अब हमें एंटी इम्पेरियलिस्ट स्टांस लेना है, क्योंकि मुस्लिम्स का नुकसान कांग्रेस कम और अंग्रेज़ों की वजह से ज़्यादा हो रहा है। ये सारी सोच के पीछे का आधार था अंतर्राष्ट्रीय पृष्ठभूमि, वो मैंने आपको पढ़ाया भी था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 1911 से लेकर के 1913 तक आपको इटली और तुर्की के बीच के युद्ध नज़र आते हैं। यही वो समय है जब आपको बल्कान वॉर भी नज़र आती। ऐसे में जो तुर्की का जो सुल्तान है, उसके प्रति जो वायदे किए गए थे अंग्रेज़ी सरकार के द्वारा, वो वायदे नहीं निभाए गए। वायदों में मैं आपको बता देता हूँ कि लॉर्ड जॉर्ज वहाँ पर जो प्रीमियर हुआ करते थे, उनके द्वारा कुछ वायदे किए गए थे, वो वायदे की नाफरमानी हुई है। वायदे ये किए गए थे, वो ये कहते हैं, नॉर आर वी फाइटिंग टू डिप्राइव तुर्की ऑफ द रिच एंड रिनाउंड लैंड्स ऑफ एशिया माइनर, एंड देर वॉज अ प्लेस दैट इज़ थ्रास, एंड थ्रास विच आर प्रिडोमिनेंटली तुर्किश इन रेस। आई बात समझ में? वो ये डिक्लेरेशन करते हैं, जबकि होता ये है कि तुर्की से थ्रास का इलाका ले लिया जाता है, तुर्की से बहुत बड़ा क्षेत्र एशिया माइनर का भी ले लिया जाता है। और वर्ल्ड वार 1 के दौरान मेसोपोटामियन कैंपेन के नाम पर तुर्की को पूर्ण रूप से कमज़ोर किया जाता है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर में जर्मनी, तुर्की, ऑस्ट्रिया, हंगरी ये तीनों एक पार्टी के तौर पर लड़ रहे थे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, और तुर्की उस समय के ऑटोमन रूलर्स के द्वारा रूल किया जाता था। इसके तहत तुर्की के पास बहुत बड़ा क्षेत्र आता था, और ये क्षेत्र के अंदर अंग्रेज़ों के द्वारा 1916-17 में मेसोपोटामियन कैंपेन किया गया। इस मेसोपोटामियन कैंपेन के दौरान ही जब तुर्की फाइनली वर्ल्ड वॉर 1 में हारा है, तो उसके लैंड को फर्दर डिवाइड किया गया, और यही डिवीज़न वाला लैंड है जिसके तहत 1917 में अंग्रेज़ों ने ट्रीटी ऑफ बालफोर्ड के तहत फ़लस्तीन यहूदियों को, जूइश पीपल को उनका क्षेत्र वापस करने का वायदा किया कि आपको आपकी प्लेस पर वापस रिस्टोर किया जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। बहुत सारी किंगडम्स हैं जो मुस्लिम्स की ही थी, लेकिन उन्हें तुर्की के रूल से इंडिपेंडेंट किया गया। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। इसके तहत ऐसा माना जाता था कि तुर्की का जो सुल्तान है वो खलीफा भी हुआ करता था, और वर्ल्ड लेवल पर जितने भी मुस्लिम इंस्टीट्यूशंस हैं रिलीजियस, वो उनका एक तरह का रिलीजियस लीडर माना जाता था। उसके ख़िलाफ़ अंग्रेज़ों के द्वारा जाना, अपने वायदे को ना निभाना, और उसको डिफ़ीट इटली वॉर में उनको ख़त्म करना, बल्कान वॉर में साथ ना देना, और वर्ल्ड वार 1 में एक एंटी तुर्की स्टैंड रखना, और कई सारे इलाके छीन लेना तुर्की से, ये भारतीय समाज के अंदर रह रहे मुस्लिम्स को ऐसा लगा कि स्ट्रांगली डिग्रेड किया जा रहा है, यानी कि मुस्लिम सभ्यता को, इस्लाम कल्चर, कस्टम, मैनर को नेगेटिवली ट्रीट किया जा रहा है, और ऐसे में ये कहीं पर भी हमारे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे। अगर ये तुर्की में इंटरेस्ट प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये इंडिया में भी हमारा इंटरेस्ट प्रोटेक्ट नहीं करेंगे। इसी कंसेप्ट को फॉलो करते हुए यहाँ पर कुछ चीज़ें हुई। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, चाहे वो लीडर मुस्लिम हुआ,
चाहे वो लीडर हिंदू हुआ, दोनों ही लीडर्स ये मानते थे कि कंडीशंस और लोकल रीजंस तो बिल्कुल अलग रहेंगे, लेकिन हमें इन लोकल रीजंस और इन कंडीशंस को ही इंचेंट करके एटलीस्ट लोगों को फ्रीडम स्ट्रगल की एक स्ट्रीम में लेकर के आना है। चाहे रीजंस उनके कुछ भी हों, उनके लोकल रीजंस, उनके इंडिविजुअल रीजंस, उनके वेस्टेड रीजंस की वजह से ही हमें उन्हें लेकर के आना है नेशनलिज्म की स्ट्रीम में। और एक बार जब वो नेशनलिज्म की स्ट्रीम में आ जाएंगे, वो एक सशक्त राष्ट्रवाद की धारा का हिस्सा बनेंगे, जिससे अंग्रेज कमज़ोर पड़ेंगे। और क्योंकि अंडरलाइन कॉज हर माइजरी का ब्रिटिशर्स हैं, तो ब्रिटिशर्स के चले जाने के बाद सब ठीक हो जाएगा, ऐसा वो मानते थे। ऐसे में यही मुस्लिम लीग है जो उस समय में तुर्की के खलीफा के द्वारा का साथ ना देने पर अंग्रेज़ों के खिलाफ है। लेकिन ध्यान रखिए, नवंबर 1922 में तुर्की में कमाल पाशा के द्वारा क्रांति कर दी जाती है, और उस क्रांति के बाद कमाल पाशा तुर्की में 1924 में हमेशा हमेशा के लिए खलीफा का दफ्तर ख़त्म कर देता है, खलीफा की पोजीशन ख़त्म कर देता है। उस वक़्त आपको भारत में इस तरह की कोई मूवमेंट नहीं दिखेगी एंटी कमाल पाशा। वो इसलिए नहीं दिखेगी क्योंकि इस समय के सिनेरियो बदल चुके हैं, और पहले तुर्की के खलीफा के ख़िलाफ़ जो अंग्रेज़ों का स्टैंड है, उसके ख़िलाफ़ भारत में मूवमेंट हुई है, इसे नाम दिया गया खिलाफत मूवमेंट। तो 1918-19 एक ऐसा दौर है जो खिलाफत मूवमेंट के दौर के तौर पर जाना गया है। खिलाफत मूवमेंट का मतलब यहाँ पर यह है कि जो मूवमेंट आप खलीफा के हक़ में कर रहे हैं, खलीफा वो जो खिलाफतों को रूल करते थे, खलीफे वो जो खिलाफतों को रूल करते थे। आई बात समझ में? तो दैट इज़ खिलाफत। खिलाफत का यहाँ पर दूसरा उद्देश्य भी आ जाता है कि आप अपोजिशन कर रहे हैं, आप नॉन कॉपरेशन की थ्योरी में चल रहे हैं, आप उनकी सोच को, उनके थॉट को, उनके अप्रोच को अपोज कर रहे हैं। आई बात समझ में? पैगंबर मोहम्मद, प्रॉफिट मोहम्मद जिन्होंने इस्लाम की स्थापना की है, उनके चले जाने के बाद उनका जो किंगडम था, वो किंगडम को खिलाफतों में बांटा गया। उन खिलाफतों को हैंडल करने वाले खलीफा कहलाए हैं, ये जिन्हें आप इंग्लिश में कैलिफेट भी कह सकते हैं या कैलिफ कहते हैं। तो वो खिलाफतें कैलिफेट हो गई और वो खलीफा कैलिफ हो गए। इस तरह से ये खलीफा ओटोमन तुर्की खलीफा के तौर पर माने जाते थे। इसके तहत भारत में बहुत सारे मुस्लिम नेता हैं, उन्होंने काम करने की शुरुआत की। उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है अली बंधु, यानी कि मोहम्मद अली और शौकत अली, और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, उसके बाद हज़रत मोहानी और हाकिम अजमल ख़ान, ये हैं जिन्होंने खिलाफत कमेटी का गठन किया। तो याद रखिए, अब आपको 1919 के दौर में क्या नज़र आती है? खिलाफत कमेटी। खिलाफत कमेटी बना करके ये निर्णय लिया गया कि हमें अंग्रेज़ों के द्वारा उठाए जा रहे इन कदमों की खिलाफत करनी है, भारत में एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज़ करना है, और उस प्रोटेस्ट का पर्पज़ यही रहेगा कि तुर्की के खलीफा का दफ्तर, उसकी रिस्पेक्ट और डिग्निटी को वापस से रिस्टोर किया जाए, और ब्रिटिशर्स इस तरह का इनह्यूमन ट्रीट मीट आउट नहीं कर सकते हैं मुस्लिम समाज के ऊपर। ये चलता रहा। भारत में कुछ ऐसे नेता थे जो इसे एक स्ट्रॉन्ग अवसर देख रहे थे, एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देख रहे थे, जो इसे लॉस नहीं करना चाहते थे। इनमें दो इम्पॉर्टेंट नेता हैं, जैसे लोकमान्य तिलक और महात्मा गांधी। लोकमान्य तिलक और महात्मा गांधी ये मानते थे कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी की दिशा में ये एक बहुत बड़ा कदम हो सकता है अगर इस वक्त हम खिलाफत मूवमेंट को समर्थन दे दें। ये बात याद रखें, इनका ऐसा मानना था कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी के क्षेत्र में अगर हम इस समय खिलाफत मूवमेंट को समर्थन देते हैं, तो भारत का ये जो समाज, क्रिश्चियन, यूरोपियंस, सिख, हिंदू और ये इस मुस्लिम्स, ये बटा हुआ समाज जब एकजुट होगा, जब एक यूनिफाइड पावर के तौर पर हम ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, सारा प्रोसेस तभी सेटल होगा, अदरवाइज़ ये प्रक्रिया कभी भी सेटल नहीं हो पाएगी। और हमेशा ब्रिटिशर्स डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को फॉलो करके इसी तरह से इंडिया को डिसइंटीग्रेटेड रखेंगे डिफरेंट कम्युनिटीज़ में, और कभी भी स्वराज्य का सपना सच नहीं हो सकता जब तक भारत एकत्र और एकजुट ना हो जाए। तो इन्होंने इसको इस तरह से ऑब्जर्व किया। अब यहाँ पर कुछ कंसेप्ट डेवलप होंगे। एक ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी के द्वारा कॉल ली गई कि अब हम नॉन कॉपरेशन का कंसेप्ट लेकर के आएंगे। ये 1920 का प्रोसेस है। इस 1920 की प्रोसेस में ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी ने ये जुलाई के महीने में डिक्लेयर किया कि हम इनकी जो अंग्रेज़ हैं इनके खिलाफ़ एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लेकर के आएंगे। यही वो समय है जिस समय में कांग्रेस ने भी कई प्लान किए। एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस मीट हुई इलाहाबाद में। इस ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस मीट 1920 इलाहाबाद के तहत ये डिसाइड किया गया कि खिलाफत मूवमेंट का समर्थन किया जाएगा और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ नॉन कॉपरेशन लाई जाएगी इन स्कूल, कॉलेजेस और लॉ कोर्ट्स। लॉ कोर्ट्स में हम नॉन कॉपरेट करेंगे, स्कूल्स में और कॉलेजेस में हम नॉन कॉपरेट करेंगे। ये ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस इलाहाबाद में होल्ड हुई
1920 जुलाई अगस्त के महीनों में। आई बात समझ में। इसके बाद समय आगे बढ़ा, 1920 का ही दौर था। सेकंड, कांग्रेस के द्वारा स्पेशल सेशन रखा गया। ये स्पेशल सेशन कहाँ पर रखा गया, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कोलकाता में। देखिए कांग्रेस हमेशा मिलती थी दिसंबर में, लेकिन कांग्रेस के द्वारा स्पेशल सेशन सितंबर में कोलकाता में रखा गया। ये स्पेशल सेशन रखने का उद्देश्य क्या था? कांग्रेस ऐसा मानती थी कि हमें इस समय अंग्रेज़ों के द्वारा जो रॉलेट एक्ट और बाकी प्रक्रिया को लागू करने को लेकर के कार्रवाइयाँ की गई हैं, जो पंजाब के साथ एक रॉन्ग एक्टिविटी कमिट की गई है, जो खलीफा के खिलाफ एक रॉन्ग एक्टिविटी कमिट की गई है, इसके खिलाफ एक ऑफिशियल डिसीजन लेना ज़रूरी है। इसलिए ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस जो इलाहाबाद में होल्ड हुई, उसी की लाइन पर आगे बढ़ते हुए फर्दर कांग्रेस ने एक स्पेशल सेशन बुला करके इस ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस के निर्णय को ऑफिशियल ढंग से लागू करने का काम किया। इसके तहत महात्मा गांधी का ये आह्वान था कि जब तक अंग्रेज जो पंजाब रॉन्ग है उसे करेक्ट नहीं करते हैं, जो खलीफा के खिलाफ स्टेप उठाया गया है उसे करेक्ट नहीं करते हैं, तब तक हम एक नॉन कॉपरेशन के प्रोसेस में रहेंगे। इस स्पेशल कोलकाता सेशन के तहत यह कॉल ली गई कि आप क्लॉथ को बायकॉट करेंगे, जितने मतलब कि नॉन कॉपरेशन की प्रक्रिया में आप कपड़ों को बायकॉट करेंगे, जितने भी आपको अवार्ड या फिर कोई भी एक्कोलेट्स या टाइटल्स दिए गए हैं आप उनको बायकॉट करेंगे, जिस भी तरह की अगर आप गवर्नमेंट सर्विसेज और बाकी चीज़ों में हैं आप उनको बायकॉट करेंगे। तो इस तरह से हर मामले में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, लॉ कोर्ट्स, जुडिशल प्रोसेसेस, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर्स, जहाँ पर भी आप एग्जिस्ट कर रहे हैं आप उन चीज़ों को बॉयकॉट करने का काम करेंगे। तो इस तरह से इनको नॉन कॉपरेशन की मूवमेंट के तौर पर जाना गया। अब यहाँ पर एक बात आपको समझनी है कि इसके पहले ही अगस्त महीने में बाल गंगाधर तिलक का निधन हो चुका था 1 अगस्त को, लेकिन उनकी जगह यहाँ पर कई नए नेताओं ने ले ली, जैसे चित्तरंजन दास, CR दास, ये बहुत इंपॉर्टेंट नेता हैं। जैसे मोतीलाल नेहरू, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नेता हैं। चित्तरंजन दास को देशबंधु दास भी कहा जाता है, ये भी बात आपको याद रखनी है। आई बात समझ में। CR दास को देशबंधु भी कहा जाता है, चित्तरंजन दास को। तो चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, ये कुछ नए नेताओं के तौर पर उभरे और बाल गंगाधर तिलक की जगह इन्होंने ली महात्मा गांधी के साथ मिल करके, और इन्होंने उन चीज़ों को ओवरकम किया। आगे बढ़ते हैं। यही वो साल है जिस साल में दिसंबर में सेशन होगा, और ये सेशन रेगुलर सेशन है कांग्रेस का, ये नागपुर में होगा। इसे नागपुर सेशन कहते हैं। देखिए पहले हुआ वो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई इलाहाबाद में, उसके बाद जो हुआ वो सितंबर में कोलकाता का सेशन हुआ, जिसमें खिलाफत मूवमेंट की कॉल को लेते हुए ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी के निर्णय को ही आगे बढ़ाते हुए कांग्रेस ने भी अपने मंच से अनाउंस कर दिया कि हम भी नॉन कॉपरेशन लेकर के आ रहे हैं। पंजाब में हुई नकारात्मक गतिविधियों को सुधारिए और जो मुस्लिमों के साथ आप कर रहे हैं उसे भी सुधारिए। इसके बाद अब रेगुलर सेशन होगा कांग्रेस का, ये नागपुर सेशन है। नागपुर सेशन के अंदर सिविल डिसोबीडियंस की कॉल ली गई ऑफिशियली। इसके तहत कहा गया कि अब आप किसी भी तरह के टैक्सेस अगर आपको लगते हैं कि नाजायज़ आपसे वसूले जा रहे हैं तो वो आप पे ना करिए। ये बात समझ में आई। ये नागपुर सेशन के तहत हुआ कि अगर आपको लगता है तो आप ये चीज़ें ना करें। और इसी सेशन के तहत ऑफिशियली ये भी कहा गया कि जिस भी तरह की गवर्नमेंट सर्विसेज में आप हैं उन जॉब्स को, जिस भी तरह की वकालत में आप हैं उन चीज़ों को छोड़िए। बहुत बड़े स्तर पर नेताओं ने ये एक्टिविटीज़ की। बड़े कद्दावर वकील हुआ करते थे, जैसे कि राजेंद्र प्रसाद, जैसे सरदार पटेल, जैसे आचार्य नरेंद्र देव, जैसे मोतीलाल नेहरू, ये उस समय, जैसे अरुणा आसफ़ अली, हाँ, ये बहुत ही कद्दावर नेता हुआ करते थे उस वक्त के, जिन्होंने अपनी उस लग्जूरियस लाइफ और जो एक अल्टीमेट वैल्यू ओरिएंटेड प्रोफेशन था उसका त्याग किया। तो ये सब सत्याग्रह का हिस्सा बना और सत्याग्रह यहाँ पर बहुत मजबूत हुआ। गांधी भारत भर के कैंपेन उस वक्त कर रहे थे और उनके द्वारा यही आइडिया प्रमोट किया जा रहा था कि कम्प्लीटली नॉन वायलेंट सेंस में, नॉन वायलेंट होते हुए हमें वायलेंस किसी लेवल पर नहीं करना, हमें गवर्नमेंट का किसी भी पॉइंट पर समर्थन नहीं करना है। ऐसे में गांधी का मानना यहाँ पर यह आ जाता था कि अगर सरकार किसी भी तरह की शक्ति या बल का प्रयोग करती है और किसी तरह के डिसेंट की आवाज़ आपको रखने का मौका नहीं देती है तो ये रूल अपने आप में एक लेजिटिमेट रूल नहीं है। और लेजिटिमेट रूल जब नहीं है तो जितना आपका कॉपरेशन किसी सही चीज़ को करना बनता है उतना ही किसी ईविल के खिलाफ आपका नॉन कॉपरेट करना भी बनता है। यानी कि किसी गुड थिंग को अगर जितना कॉपरेट करना बनता है, किसी ईविल को नॉन कॉपरेट करना भी उतनी ही बड़ी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। ऐसा गांधी के द्वारा उस वक्त में कॉल दिया गया। अब इसके तहत ये कैंपेन पूरे भारत भर में फैलना शुरू हुआ, अलग अलग तरह के वर्गों को इन्होंने छुआ। लेकिन उसके लिए कांग्रेस ने अपने अपरेटस में बदलाव किया। वो क्या बदलाव था?
देखिए, कांग्रेस का जो नागपुर सेशन हुआ था वो कुछ मायनों में बहुत ऐतिहासिक था। किस मामले में ऐतिहासिक था? सबसे पहला एस्पेक्ट ये है कि कांग्रेस की लंबी पड़ी मांग, जो पेंडिंग डिमांड थी अब तक, कि कांग्रेस अपने स्ट्रक्चर में कोई परिवर्तन नहीं लेकर के आ रही है, वो मांग इस समय में पूरी की गई। कैसे स्ट्रक्चर में परिवर्तन? कांग्रेस ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को दोबारा से चेंज किया, और कॉन्स्टिट्यूशन में परिवर्तन करने के साथ ही कांग्रेस के द्वारा स्टेट्स यानी कि प्रोविंसेस लेवल पर प्रोविंशियल कमेटी को वापस से रीऑर्गेनाइज करने का काम किया। ये पहली बात। तो प्रोविंशियल कमेटीज़ फुली एक्टिवेट कर दी गई, यानी कि कांग्रेस साल में 3 या 4 दिन मिलने वाली एक बॉडी के तौर पर ना जानी जाए, कांग्रेस सारा साल काम कर पाए, इसके लिए वर्कआउट किए गए। इसी के तहत कांग्रेस की एक कांग्रेस वर्किंग कमेटी बनाई गई, जिसमें 15 मेंबर होने वाले थे। इन 15 मेंबरों में एक सेक्रेटरी होने वाले थे और प्रेसिडेंट होने वाले थे। तो कांग्रेस की एक कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो कि 15 सदस्यीय थी, जिसमें प्रेसिडेंट और सेक्रेटरीज ज्वाइन करने वाले थे, ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि कांग्रेस अब इस कांग्रेस वर्किंग कमेटी के तहत फुल ईयर वर्क करेगी, होल ईयर बॉडी। यही डिमांड थी एनी बेसेंट की। एनी बेसेंट ये कहती थी कि मैं होम रूल मूवमेंट नहीं लॉन्च करूँगी अगर आप 2 काम कर दीजिए। एक, आप एजुकेशनल अवेयरनेस प्रोग्राम स्टार्ट कर दीजिए, दूसरा आप लोकल कमेटीज़ का गठन कर दीजिए ताकि कांग्रेस सारा साल वर्क करती रहे। ठीक वही प्रक्रिया का पालन अब किया गया। आपने प्रोविंशियल कमेटीज़ यानी कि लोकल कमेटीज़ का गठन करना शुरू किया, और दूसरा आपने कांग्रेस को होल ईयर बॉडी बनाया, यानी कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी का गठन किया, जिसमें प्रेसिडेंट सेक्रेटरीज़ की पोस्ट रखी गई, और ये अब कांग्रेस के रेजोल्यूशंस को लागू कराने का काम करेगी पूरा साल। आगे क्या होता था कि कांग्रेस का सेशन हो जाता था, उस सेशन के तहत आप रेजोल्यूशन अडॉप्ट कर लिया करते थे, और उस रेजोल्यूशन को फिर पूरे नेक्स्ट सेशन तक एवेलुएट करना, उसकी एप्लीकेबिलिटी को देखना, उसकी इम्प्लीमेंटेशन के क्या कॉन्सिक्वेंसेस आ रहे हैं, इसे देखना, इसका कोई प्रावधान नहीं था। नेक्स्ट ईयर आप मिलेंगे और पिछले साल के रेजोल्यूशन में क्या क्या हुआ इसको आप चर्चा करेंगे। लेकिन ऐसे होल ईयर बॉडी एक पेरेनियल, एक कंटिन्यूअस फ्रेमवर्क के तौर पर कांग्रेस का जन्म नागपुर सेशन से होता है। ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। एक तिलक स्वराज फंड स्थापित किया गया, जिस फंड के तहत यह माना गया कि ये जो हमारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को हम आगे बढ़ा सकें, इसके लिए हमारे पास एक इंडिपेंडेंट फंडिंग का सोर्स होना चाहिए, जिसे जनता माना गया। जनता ही फंड मोबिलाइज कर सकती है, और तिलक स्वराज फंड इतना पॉपुलर था कि शुरुआती समय में ही इसके अंदर 1 करोड़ रुपए जुटे, और ये बहुत बड़ा सब्सक्रिप्शन था लोगों का। ये एक इम्पॉर्टेंट है। कांग्रेस को एक मास बॉडी बनाने के लिए तीसरा परिवर्तन ये किया गया कि कांग्रेस को लोकल लेवल तक ले जाया गया, और हर पर्सन को उसके सब्सक्रिप्शन के लिए मोटिवेट किया। कांग्रेस ने अपना सब्सक्रिप्शन कम करके 4 आने पे ला करके खड़ा कर दिया, यानी कि जो उस समय का 25 पैसे था, तो आपने अपना एनुअल सब्सक्रिप्शन 4 आनाज रख दिया, 25 पैसे। आपने वर्किंग कमेटी बनाई प्रोविंशियल लेवल्स पर, आपने प्रोविंशियल कमेटीज़, आपने कांग्रेस की एक वर्किंग कमेटी बनाई, आपने तिलक का स्वराज फंड स्थापित किया, जिसके तहत मूवमेंट ब्रेक ना हो जाए, एक पेरेनियल सपोर्ट बना रहे, इसके लिए आपके पास फंडिंग आती रहे, आप कमज़ोर ना पड़ जाएं, ये प्रक्रिया आपने अपनाई। तो ये सारी प्रक्रियाएं अपनाने की वजह से कांग्रेस यकायक रातों रात एक मास बॉडी के तौर पर उभर करके आई है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। ऐसा माना जाता है कि गांधी जी की लीडरशिप मिलने की वजह से कांग्रेस वो एक लिमिटेड बॉडी जो कि एजुकेटेड एलिटिस्ट सेक्शन तक ही सीमित रहा करती थी, जो कुछ ज़मींदार एसोसिएशंस या ज़मींदार वर्ग तक सीमित रहती थी, जो कुछ मर्चेंट और ट्रेडर और बैंकिंग सेगमेंट के लोगों तक सीमित रहती थी, वो पहली बार अब ग्रामीण क्षेत्रों पहुंचेगी। किसके तहत? प्रोविंशियल कमेटी की मदद से। तो प्रोविंशियल कमेटीज़ की जो ग्रास रूट लेवल की मेंबर्स रहा करेंगे, वो ग्रामीण क्षेत्र तक जाएंगे, लोगों के अंदर कई कंसेप्ट प्रमोट करेंगे, जैसे खादी का कंसेप्ट प्रमोट करेंगे, जैसे चरखे का कंसेप्ट प्रमोट करेंगे, जो गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन में बहुत स्ट्रांगली दिया। गांधी का चरखे और खादी के पीछे की क्या आइडियोलॉजी है वो मुझे दोबारा समझाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं गांधीयन आइडियोलॉजी में ये सब बता चुका हूँ। चरखे का मतलब यहाँ पर सेल्फ हेल्प है, सेल्फ वर्क है, सेल्फ डिपेंडेंस है। खादी का मतलब यहाँ पर यह है कि भारत अपनी सभ्यता को पहचाने, अपने कल्चर कस्टम मैनर को पहचाने, अपने स्ट्रॉन्ग रूरल बेस को पहचाने, अपनी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री की पावर को पहचाने, अपनी प्राइम पोजीशन को पहचाने इंटरनेशनल लेवल पर जो कभी हुआ करती थी उसकी इसी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री की वजह से। ये सारी चीज़ों को पहचाने, अपने अंदर स्वयं जागृति आनी चाहिए आपके अंदर। जब आप जागृत हो जाएंगे तो अल्टीमेटली सब हो जाएगा। सेल्फ रिलायंस का कंसेप्ट था, जब आप किसी और पर डिपेंड नहीं करते हैं अपनी ज़रूरतों की पूर्तियां करने के लिए। इस तरह के कंसेप्ट के तहत गांधी ने चरखा और खादी को फेमस करने का जिम्मा उन प्रोविंशियल कमेटीज़ और उनके माध्यम से लोकल लेवल कैडर को दिया, और लोकल लेवल कैडर ने उसे प्रमोट भी बड़े स्तर पर किया। गांधी की सब्सक्रिप्शन रिड्यूस करवा देना कांग्रेस का ये बड़ा कदम था। ये सारी चीज़ों की वजह से कांग्रेस, जो कि अब तक एक सीमित पार्टी थी, पूरी तरह से मास मूवमेंट के तौर पर उभर करके आएगी, और ये मास पार्टी है, यानी कि पीजेंट को अपने साथ जोड़ा,
शहरी लेवल पर वर्कर और लेबरर को अपने साथ जोड़ने का प्रयास यहाँ पर किया। तो इसलिए गांधी मास लीडर के तौर पर 1919 ऑनवर्ड इस कांग्रेस के माध्यम से जाने गए हैं। आई बात समझ में? ये मास मूवमेंट किस किस फॉर्म में एक्सप्रेस होती है, ये कोर्स अभी हम शुरू करते हैं। अब हम कुछ चीज़ों को समझ लेते हैं। वाई गांधी वाज सो अग्रेसिव, गांधी इतने अग्रेसिव क्यों थे? देश भर में ऐसा माहौल क्यों था कि यकायक ही लोग जुड़ जाना चाहते थे गांधी की इस मूवमेंट के साथ? क्या कारण था कि यूथ, वर्कर, लेबरर, हर कोई अपने आप को डिप्राइव्ड फील कर रहा था? इसके पीछे कारण थे 1914 के वर्ल्ड वॉर। आप सब जानते हैं कि वर्ल्ड वॉर के दौरान अंग्रेज़ों को भारतीयों का समर्थन चाहिए था, उन्हें मटेरियल, मैन एंड मनी की सप्लाई चाहिए थी। ऐसे में उन्होंने भारतीयों के साथ कई तरह के वादे किए, भारतीयों ने उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के समर्थन दिया। यह गांधी ही थे जो भारत के मॉडरेट्स और अदर लीडर्स को ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हमें ब्रिटिशर्स के अलाइज के तौर पर उनकी हेल्प करनी चाहिए वर्ल्ड वॉर के दौरान। ये गांधी ही थे जिन्होंने वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिशर्स डिस्टर्ब ना हो जाएं, इसकी वजह से एनी बेसेंट के होम रूल मूवमेंट को समर्थन देने से इनकार कर दिया था, क्योंकि वो चाहते थे कि वो किसी तरह की टर्बुलेंस भारत में क्रिएट नहीं करना चाहते। ऐसे में जब भारतीयों के द्वारा अंग्रेज़ों का समर्थन किया गया, इंटरनेशनल लेवल पर एक सेंटीमेंट डेवलप हो रहा था कि ये अमेरिकन राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ऐसा मान रहे हैं कि जिन जिन क्षेत्रों में हम युद्ध लड़ रहे हैं, हमारा उद्देश्य ये है कि वहाँ पर लोकतंत्र की बहाली एक स्तर पर की जाए। तो इस तरह से एक सेंटीमेंट भारत में भी डेवलप हो रहा था। होम रूल मूवमेंट का सीधा नतीजा ये था कि भारतीय लोग फुली इस वक्त अवेकंड थे, पॉलिटिकली चार्ज थे, वो किसी भी तरह का कोई बेनिफिट चाहते थे एक नेशनल लेवल मूवमेंट। अंग्रेज़ों के द्वारा अपनी इंडस्ट्रीज़ लॉस में जाने की वजह से पहली बात अपने लोगों की सप्लाई पूरी, लॉजिस्टिक्स पूरी करनी है, इसके लिए इंडियन इंडस्ट्रीज़ को समर्थन दिया। हमारी जूट इंडस्ट्री, लेदर इंडस्ट्री, आयरन इंडस्ट्री, वेपन इंडस्ट्री और यानी कि ग्रॉसरीज़, ये सारी चीज़ों की उन्हें ज़रूरत थी, ये विकसित हुआ। दूसरी बड़ी बात कि अंग्रेज़ों के ऊपर ये कंट्रीब्यूशन का बोझ था कि ब्रिटिश इंपीरियल गवर्नमेंट के द्वारा ये कहना था कि इंडियन गवर्नमेंट भी अपना 1 मिलियन पाउंड का कंट्रीब्यूशन दे। इसके लिए अंग्रेज़ों को अपना रेवेन्यू बढ़ाना था, इसके लिए इंडियन इंडस्ट्री को एक सिक्योरिटी के तौर पर प्रोटेक्शन दिया गया इन द फॉर्म ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटी, और वो इम्पोर्ट ड्यूटी जो लगाई गई उससे फ़ंड मोबिलाइज़ हुआ। इससे हमारी इंडियन इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन मिला, और इंडियन इंडस्ट्री के इस प्रोटेक्शन की वजह से जब उनकी इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई तो अल्टीमेटली उनके माइंड में भी ये सेंटीमेंट था कि हमें ये पर्टिकुलर प्रोटेक्शन आगे कंटिन्यूस रखनी है। अगर देश की सरकारें होंगी तो ऐसा होता चला जाएगा। यूथ अनएम्प्लॉयड था क्योंकि पहले से ज़्यादा एजुकेटेड था, लेकिन रोज़गार के अवसर नहीं थे। वर्कर और लेबरर अति से ज़्यादा महंगाई जो कि वर्ल्ड वॉर की वजह से इससे त्रस्त थी। ग्रामीण स्तर पर अंग्रेज युद्ध में हो रहे लगातार खर्चों के लिए लोगों के ऊपर बढ़ाते चले जा रहे थे लगान, और उस बढ़ते हुए लगान को पे करने की वजह से किसान भी त्रस्त था। ये सारी चीज़ें थी जिसका एक समर्थन मिल रहा था इस मास मूवमेंट की फॉर्म में, तो मास मूवमेंट आपका क्रिएट हुआ। लेकिन इन सभी चीज़ों के पीछे कुछ कारण थे। कारण ये थे अंग्रेज़ों के द्वारा गदर मूवमेंट के तहत जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविस्ट, जिन्हें आप रेवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट या टेररिस्ट के तौर पर जानते हैं, जब उन्हें भारत भेजा जा रहा था 1913 ऑनवर्ड्स, तो अंग्रेज ये मानते थे कि वर्ल्ड वॉर का सहारा लेकर के इंटरनेशनल रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट इंडियन सिचुएशन को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। इंडिया में जो ब्रिटिश आर्मी है और जो इंडियन आर्मी के विंग हैं उनको अपने साथ मिला करके यहाँ पर क्रांति करना चाहती है। आप ये जानते हैं 21 फरवरी 1915 पंजाब मुकर्रर किया गया था गदर पार्टी के द्वारा कि यहाँ पर क्रांति की जाएगी। ऐसे में अंग्रेज़ों के द्वारा डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 के तहत एक आउटराइट रिप्रेशन का एक माहौल लाया गया। लोगों को बिना ट्रायल के अरेस्ट करने के अधिकार, बिना ट्रायल के ही सज़ा देने के अधिकार थे, उन्हें आप डिटेन कर सकते थे। ये सारे प्रावधान डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट के जब आप फाइनली आगे कंटिन्यू कराना चाहते थे तो मैंने आपको बताया कि आपने सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में कमीशन बनाया। उस सिडनी रॉलेट कमीशन ने जब डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट के प्रोविजंस को फर्दर कंटिन्यू रखने की बात की, ऐसे में रॉलेट एक्ट के खिलाफ एक माहौल पूरे भारत भर में बना। लेकिन अंग्रेज़ी सरकार इस बात से टली नहीं। अंग्रेज़ी सरकार इस बात पर तटस्थ थी कि वो रॉलेट एक्ट लेकर के आएंगे। तो रॉलेट एक्ट के खिलाफ गांधी जी ने सबसे पहले रॉलेट सत्याग्रह छेड़ा था, और उस रॉलेट सत्याग्रह में उन्हें अभूतपूर्व समर्थन पूरे भारत भर से मिला था। उसी समर्थन में पंजाब का समर्थन बहुत बढ़ चढ़ करके मिला था, और उसी समर्थन के दौरान मैं आपको बता रहा हूँ कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रदर्शन हुआ था। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की रिहाई के लिए जब उन्हें अरेस्ट किया गया था, उसी समय में पंजाब की जनता ने जलियांवाला बाग में एक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज़ किया था, और 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग का मसैकर किया गया। इसी मसैकर के बाद गांधी जी के द्वारा अपनी जो कैसरे हिंद का टाइटल और रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा अपना नाइटहुड का टाइटल वापस किया गया जब विलियम हंटर ने अपनी कमीशन की रिपोर्ट पब्लिश की। अब ये सब जो रॉलेट के तहत, रॉलेट एक्ट के रूल के तहत एक डिस्कॉन्टेंट है लोगों के बीच में। गांधी इस डिस्कॉन्टेंट को समझते थे। गांधी ये मानते थे, रॉलेट एक्ट के तहत भी मैंने आपको पढ़ाया था कि अंग्रेज़ों की अपनी फाइंडिंग्स ये कहती थी कि बड़े स्तर पर लोगों को तो ये पता ही नहीं था कि एक एक्ट है क्या,
और इस एक्ट के खिलाफ और समर्थन में कौन कौन सी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन लोग फिर भी उस प्रोटेस्ट में शामिल थे क्योंकि उन लोगों को मोबिलाइज कर लिया गया। ये मोबिलाइजेशन की पावर इसलिए इंपॉर्टेंट थी क्योंकि गांधी ने उस कंसेप्ट को अंडरस्टैंड किया। कंसेप्ट ये था कि लोग अपनी लोकल प्रॉब्लम्स की वजह से ही इंपीरियलिज्म के अगेंस्ट होंगे, लेकिन अल्टीमेटली उनकी लोकल प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके उसे इंपीरियलिज्म से जोड़ने का कर्तव्य ही हमारी पॉलिटिकल अवेकनिंग है, हमारी पॉलिटिकल एजुकेशन है, हमारी पॉलिटिकल टीचिंग है। अगर हम ये कर पाएंगे तो वो चाहे किस भी वजह से त्रस्त हैं, परेशान हैं, लेकिन वो खुद को आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि इसका लिंक कहीं ना कहीं इंपीरियलिज्म के साथ है। और उस वक्त में भी गांधी के द्वारा ये एक्सपेरिमेंट किया गया था और लोग जुड़े थे बड़े स्तर पर, अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाई गई थी, तभी से ये माहौल चार्ज था। पंजाब में जो रॉन्ग कमिट हुए, ब्रिटिशर्स ने उसको सुधारा नहीं, उस पर कोई अपॉलॉजी नहीं थी, तो ये एक एटमॉस्फेयर चल रहा था यहाँ पर। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। इसी में अंग्रेज़ों के द्वारा यह वायदा किया गया था कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म लेकर के आएंगे। एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म आप लेकर के आ रहे थे, आप मॉडरेट्स को अपने साथ रैली करना चाहते थे, दूसरी तरफ आप रॉलेट कमीशन की अध्यक्षता में वो दी गई सारी रिकमेंडेशंस को लागू करते हुए आप एक आउटराइट रिप्रेशन का भी कंसेप्ट लाना चाहते थे। तो अंग्रेज़ों के द्वारा रिप्रेशन का एक मॉड्यूल अलग चल रहा था और प्लीज़ का, रैली का एक मॉड्यूल अलग चल रहा था। इन दोनों मॉड्यूल के बीच में ये खिलाफत मूवमेंट हुई है और 1920 के दौरान ये खिलाफत मूवमेंट ने रिफॉर्म की सारी माहौल को, एटमॉस्फेयर को सैबोटेज कर लिया जैसे। और गांधी यहाँ पर कहते भी पाए गए कि खिलाफत मूवमेंट के मुद्दे ने पंजाब के मुद्दे को और इस समय जो रिफॉर्म का मुद्दा है इसे काफ़ी हद तक पीछे कर दिया है। ऐसे में हमें पंजाब के मुद्दे को आगे लेकर के आना है, खिलाफत मूवमेंट का हमें समर्थन देना है। और इस वक्त हिंदू मुस्लिम यूनिटी, जो कि पिछले 100 साल में हमें ऐसा कोई अवसर नहीं मिला, इस अवसर को हमें भुनाना है, ये बहुत बड़ी बात है, तो हमें आगे बढ़ना है। ऐसे में एक एटमॉस्फेयर ऑल इंडिया लेवल पर बना ही हुआ था, इस बात को हमें समझना है। 1917 के रशियन रेवोल्यूशन का भी प्रभाव भारत के ऊपर था, इस बात को भी हमें समझना है कि लोगों में अपने भीतर जागृति आ चुकी थी कि वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनने का दम रखते हैं। अगर रशियन प्रोलेटेरिएट्स में इतनी हिम्मत है कि वो बिना किसी बाहरी समर्थन के अपने एक इतने स्ट्रॉन्ग ऑटोक्रेटिक रूल को ख़त्म कर सकते हैं, तो भारतीयों में भी ये समर्थन है कि वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया का नॉन वायलेंट ढंग से पालन करते हुए अपनी फुली एजुकेटेड एनलाइटेड एलिटिस्ट सेक्शन के माध्यम से सरकारों को ख़त्म कर सकते हैं। कमी सिर्फ यहाँ पर आती है कि जनता का समर्थन उनके पास नहीं है, और ये जनता का समर्थन ही उनके साथ लाने के लिए कांग्रेस का नागपुर सेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसे में गांधी का सादगी, गांधी का एक सिंपल वे टू अप्रोच द पीपल, और गांधी के द्वारा यहाँ पर कॉल लेना कि हमें लोकल इश्यूज़ के साथ जाना है, चाहे हम उनको बाद में यूटिलाइज़ करने वाले हैं एंटी इंपीरियलिस्ट स्टैंड के तौर पर। इसका रिस्पॉन्स पूरे भारत भर में आया, अलग अलग क्षेत्रों में हमने देखा, और वो मैं अभी बताता हूँ किस किस क्षेत्र में किस किस फॉर्म में रिफॉर्म आया। अब गांधी की इस मास मूवमेंट को समर्थन हर जगह से मिला, ये ग्रास रूट लेवल तक पहुंची, किसानों तक पहुंची, वर्कर तक पहुंची, लेबरर तक पहुंची, हर किसी तक पहुंची। जैसे अकाली मूवमेंट के तौर पर इसे समर्थन मिला, जो मूवमेंट गुरुद्वारों की रिहाई के लिए की गई थी, यानी कि महंतों के क्लचेस से बचाना था। अगला लेक्चर हमारा अकाली मूवमेंट पे होगा, डिटेल में हमें पढ़ना है। इसके अलावा आसाम में जो टी वर्कर थे उनके द्वारा अपने ही एस्टेट ऑनर्स के खिलाफ इसकी मूवमेंट कर दी गई, ये एक इम्पॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में किसानों ने ज़मींदारों के खिलाफ ये मूवमेंट की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। मिदनापुर में भी किसानों ने अपने ज़मींदारों के खिलाफ ये मूवमेंट की, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो कभी कहीं पर किसान ज़मींदारों के खिलाफ काम कर रहा है, कहीं पर टी वर्कर्स एस्टेट ऑनर के खिलाफ काम कर रहे हैं, कहीं पर सिख जो है वो महंतों के खिलाफ ये काम कर रहे हैं, कहीं पर जो कूलीज़ हैं, जो वर्कर हैं डॉक्स पे, वो वहाँ पर जो उनके ठेकेदार हैं उनके खिलाफ ये काम कर रहे हैं। तो हर लेवल पर एक स्ट्रॉन्ग नॉन कॉपरेशन, एक डिसोबीडियंस का एक माहौल क्रिएट हुआ, जिसमें कोई भी कॉपरेट इस लेवल पर करना नहीं चाहता, और जगह जगह पर रेवेन्यू होल्ड किए गए, रेवेन्यू नहीं दिए जा रहे थे, सरकारों को एक तरह से हैम्पर कर दिया जा रहा था पूरी तरह से। ऐसे में गांधी के द्वारा उस समय में निर्णय लिया गया कि हम 1 फरवरी 1922 को, गांधी का ये मानना था कि 1 फरवरी 1922 को मैं ऑफिशियली अनाउंस करके आह्वान दूंगा कि एक मास नेशनल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट होगा, एक मास लेवल नेशनल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट होगा, जिसके तहत आप अंग्रेज़ों को कोई सहायता नहीं देंगे, आप उनके कानूनों की अवज्ञा करेंगे, डिसोबीडियंस करेंगे, आप उन्हें रेवेन्यूज़ नहीं पे करेंगे। लेकिन ये होने से पहले ही, ये हो नहीं पाया, इसके होने के पहले ही 5 फरवरी को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में आने वाले चौरी चौरा में, वहाँ पर एक पीसफुल प्रोटेस्ट के ऊपर जब अंग्रेजी सरकार के पुलिस अफसर आक्रमण करते हैं, उन्हें पीटते हैं, तो ऐसे में एजिटेटेड भीड़ जो है, जो प्रोटेस्टर्स हैं, वो एजिटेट होते हैं, जिन्हें बाद में मॉब कहा गया है, उनके द्वारा
पूरा का पूरा थाना जला दिया जाता है और लगभग 20 पुलिस वाले मर जाते हैं। ये घटना जब हो जाती है तो गांधी इमीडिएटली बारदोली में, गुजरात के बारदोली में एक इमरजेंसी सेशन कांग्रेस का बुलाया जाता है गुजरात के बारदौली में, और 12 फरवरी 1922 के इस बारदौली सेशन में गांधी और कांग्रेस ये डिसीजन लेते हैं कि अभी कंट्री प्रिपेयर नहीं हुई है मास लेवल के सिविल डिसोबीडियंस के लिए, इसलिए मास सिविल डिसोबीडियंस नहीं किया जाएगा। किसी भी स्तर पर आप इस वक्त ये नहीं कर सकते कि आप कानूनों की अवज्ञा करें या आप रेवेन्यू कैंपेन करें, आप रेवेन्यू ना पे करें सरकार को। गांधी का ऐसा मानना था कि अभी बहुत समय है जब देश को ये सीखना है। अभी ना तो ये फुली अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि सिविल डिसोबीडियंस क्या है, नॉन वायलेंस का तरीका कैसा मनाया जाता है, ना तो ये अंडरस्टैंड कर रहे हैं और ना ही इनकी ट्रेनिंग है। तो ट्रेनिंग भी पूरी नहीं है, अंडरस्टैंडिंग भी पूरी नहीं है, तो नेशनलिस्ट अभी पूरी रेडी नहीं है इस चीज़ को करने के लिए। गांधी ये चाहते थे कि इनफैक्ट इसके हमें कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम करना चाहिए। कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम में गांधी ने यहाँ पर अपनी अप्रोच बदली और इस समय से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद आप देखें गांधी कहीं दिखे भी नहीं। गांधी वापस जा करके आपको फिर से देखेंगे 1930 ऑनवर्ड। तो गांधी कांग्रेस की उन लोकल कमेटीज़ जो कि प्रोविंशियल कमेटीज़ बनाई गई थी, विलेज कमेटी जो बनाई गई थी, उन विलेज कमेटी के माध्यम से कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम में चले जाते हैं। कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम के तहत वो लोगों को चरखे का महत्व सिखा रहे हैं, लोगों को खादी का कंसेप्ट सिखा रहे हैं, लोगों में टेम्परेंस क्रिएट कर रहे हैं, लोगों में टॉलरेंस क्रिएट कर रहे हैं, उनको नॉन वायलेंट वे में कैसे पैसिव रेजिस्टेंस लेकर के आना है ये सिखा रहे हैं, उन्हें पॉलिटिकल अवेकनिंग कर रहे हैं, उनमें एजुकेशन का प्रचार कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं। ये सारे कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम गांधी कर रहे हैं क्योंकि गांधी ऐसा मानते थे कि तब जाकर के एक कैंपेन हो पाएगा पूरे नेशनल स्तर का, एक फुल्ली नॉन वायलेंट कैंपेन, अगर पूरी तरह से ये प्रिपेयर्ड होंगे। लेकिन किसी भी तरह से आप ये नहीं मान सकते कि गांधी का स्टैंड वहाँ पर वीक चल रहा था, गांधी का स्टैंड कमज़ोर था, क्योंकि गांधी के ऊपर भी बहुत सारी आँच आई है। ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ गांधी ने ये क्यों किया था। 1 फरवरी को गांधी ऐसा क्यों मान रहे थे कि हमें ये कैंपेन लेकर के आना सिविल डिसोबीडियंस को, कि गांधी ये कहते थे कि अगर 7 दिन के अंदर अंदर मैं जब ये कैंपेन लॉन्च करूँगा, 7 दिन के अंदर अंदर आपको सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स रिलीज़ करने होंगे, क्योंकि 1921 में अकेले गांधी छोड़ करके तकरीबन 3000 नेताओं को अरेस्ट कर लिया था अंग्रेज़ों ने और बहुत ही रिप्रेसिव मेजर्स उनके ऊपर अपनाए थे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट गतिविधि है। आई बात समझ में? ऐसे गांधी के विचारों को आपको समझना यहाँ पर ज़रूरी है कि गांधी इस कॉन्टेक्स्ट में क्या क्या रहे थे, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। देखिए गांधी का यहाँ पर कहना था, इसके समय जब आगे बढ़ेगा तो 1922 में ही 10 मार्च को गांधी के ऊपर ट्रायल चला। गांधी अब अरेस्ट